अभी तक क्या जाना? पहला चैप्टर क्या था? फिजिकल वर्ल्ड। दूसरा क्या था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसी के अंदर है डायमेंशन। उसके बाद क्या देखा हमने? बेसिक मैथमेटिक्स। और अब जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? वेक्टर। एस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। कहीं डिक्शनरी में वेक्टर्स, कहीं देखिएगा वेक्टर, दोनों प्लुरल में यूज किया जाता है। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर्स, है ना। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग देंगे नेक्स्ट टॉपिक का, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर को हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं और वेक्टर को सदिश राशि बोलते हैं। सदिश जिसमें सही दिशा हो, अदिश मतलब कोई दिशा नहीं, ठीक है। दो तरह का होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहेंगे जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसी भौतिक राशि, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत है। और साथ साथ एक लॉ पढ़ेंगे जिस लॉ का नाम है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या नाम है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आगे पढ़ने वाले हैं। इस लॉ को जो फॉलो करे उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर किसको कहा? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, डायरेक्शन, और साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। ऐसे भौतिक राशि को, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हो सब्जी वाले के यहाँ सब्जी खरीदने के लिए, बोलते हो 1 किलो प्याज दे दीजिए, मांगते हैं ना। कभी ऐसा किया कि 1 किलो प्याज दीजिए फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम साउथ? भाई ईस्ट वाला देना, लेफ्ट वाला देना, बोलते हैं अच्छा वाला देना, डायरेक्शन नहीं बोलते। तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास में 5 केजी, 2 केजी, 3 केजी, जस्ट वी नीड अ मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम, अमाउंट बोलते हैं, कभी भी डायरेक्शन उसकी बात नहीं करते। किसी से आपको टाइम पूछना, भैया टाइम कितना हुआ, बोलता 12:30 फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम साउथ, बोलता है फ्रॉम अप, फ्रॉम डाउन? नहीं, सिर्फ क्या बोलता है? 12:30। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। दूध वाले से बोलते भैया 2 लीटर दूध दे दो, ये नहीं बोलते कि फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये सब क्या है? मास, डिस्टेंस, एरिया, एरिया छोड़ दीजिए अभी, वॉल्यूम, है ना, टाइम, ये सब कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पार्ले जी खाने से 200 जूल एनर्जी मिला। पार्ले जी, देखिए पार्ले जी या मिल्क भी किस पे लिखा हुआ रहता है? 1 कप दूध के बराबर है, या 200 जूल लिखा हुआ है, या 200 कैलोरी लिखा हुआ है। कभी उसमें डायरेक्शन नहीं लिखता। वो एक मिल्क बिकिस खाइएगा तो 200 कैलोरी एनर्जी आएगा, फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नहीं लिखता। डिस्टेंस के बारे में एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत, इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे इस दीवार से उस दीवार को टच करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है। एक आदमी सीधे जा सकता है, एक आदमी इधर से घूम के जा सकता है, एक आदमी उधर से घूम के जा सकता है। उसमें डायरेक्शन नहीं है। हर आदमी के लिए डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा, पाथ अलग अलग हो गया तो। लेकिन अगर हम पूछ दें कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस दीवार से उस दीवार के बीच, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब उसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना है।
कि भैया सीधे जाओगे तो 10 मीटर पे है, सीधे मतलब नॉर्थ में या साउथ में या ईस्ट में या वेस्ट में, तो उसका डायरेक्शन भी बताते हैं और मैग्नीट्यूड भी बताते हैं। जैसे पूछ दे यहां से गांधी मैदान की दूरी कितनी है, दूरी मतलब डिस्टेंस कितनी है। मान लो यहां से गांधी मैदान सीधे सीधे जाते हैं 2 किलोमीटर पड़ता है, और आपको पता है कि सीधे सीधे जाएंगे तो 2 किलोमीटर होगा, और आपसे कोई आदमी पूछ दिया कि भैया बताओ गांधी मैदान कितना दूर है यहाँ से, कोई नया आदमी आया पूछा गांधी मैदान कितना दूर है, आप बोली 50 किलोमीटर। इज इट राइट और रॉन्ग? उसने पूछा गांधी मैदान का यहां से डिस्टेंस कितना है, आपने क्या बोल दिया 50 किलोमीटर। आप गलत नहीं है, आप सही है, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, हो सकता है बीच में घूमिए इधर उधर, अब फिर जाके 49 किलोमीटर हो गया, तब जाके वहां पहुंच गए 50 किलोमीटर पूरा दिए। यू आर राइट। किसी ने कहा 30 किलोमीटर, वो भी सही है, 20 किलोमीटर वो भी सही है, 2 किलोमीटर वो भी सही है, किसी ने कहा 1.5 किलोमीटर, वो सही नहीं है। 2 किलोमीटर तक सही था, क्योंकि अगर सीधे सीधे जाएंगे तो 2 किलोमीटर, लेकिन 2 किलोमीटर से कम हम नहीं बोल रहे। और ये सीधे सीधे वाला जो बताया वो डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा कि यहां से गांधी मैदान का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तब आपके पास चारा नहीं, आपको बताना पड़ेगा 2 किलोमीटर, सीधे राजा पुल से ऑटो पकड़िए सीधे चले जाइए 2 किलोमीटर। इसका मतलब आपको सीधे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बताना पड़ा, भाई डायरेक्शन भी। आदमी लोग जो है, कोई भी अननोन है या आप ही हैं, कहीं नए शहर में जाते हैं, तो आप किसी से एड्रेस पूछते हैं तो भैया यहाँ से गांधी मैदान कितना दूरी पे है, आप पूछे क्या उससे डिस्टेंस, स्केलर बोले, वो कुछ भी बोल सकता था, वो बोल दिया 5 किलोमीटर, हो सकता 2 ही किलोमीटर हो, लेकिन उसने क्या बोल दिया 5 किलोमीटर। तो आप लोग भी बहुत स्मार्ट हैं, बोलेगा भैया कैसे जाना है, कहां से राइट लेना है, कहां से लेफ्ट लेना है, मतलब आप मैग्नीट्यूड अलग पूछ रहे हो, अब बाद में उससे क्या पूछ रहे हो कि डायरेक्शन भी बता दो, उल्टा चले जाइएगा नहीं तो आप 2 चीज अलग अलग पूछ रहे हो। आप भी पूछ रहे हो डिस्प्लेसमेंट ही, लेकिन उससे डायरेक्शन घुमा के पूछ रहे हो, मतलब 2 अलग अलग तरह से पूछ रहे हो। पहले मैग्नीट्यूड बताइए, फिर डायरेक्शन बताइए कैसे जाएंगे। या कहीं आप जा रहे हैं, पूछे बोरिंग रोड चौराहा किधर है, कोई बोल दिया 2 किलोमीटर, या यहां से 100 मीटर की दूरी पे है, सीधे उल्टा चलना शुरू कर दीजिएगा, तुरंत में पूछे किधर से जाना भैया, डायरेक्शन बताइए। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। हमने कहा अगर किसी को 2 झापड़ लगाना है, मैंने कहा कि 2 झापड़ लगाओ, झापड़ मतलब क्या, फोर्स, क्या फोर्स। तो पूछेगा क्या सर किसको लगाना है, किसको लगाना है, किसी का नाम लिया जाके उसी को लगा दी। तो आप हमसे क्या पूछे, किसको लगाना मतलब क्या पूछे आप, कि आपका हाथ का डायरेक्शन किधर होगा, समझ रहे। हमने कहा कि फोर्स लगाओ 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लगाना हाथ से, तो पूछेगा सर कहां लगाएं, पूछेगा ना कहां लगाना, बोर्ड पे लगाना है, दीवार इस पे लगाना है, या छत पे लगाना है, या नीचे लगाना है, मतलब यू नीड डायरेक्शन। 50 न्यूटन का फोर्स में 50 मैग्नीट्यूड है, और किधर लगाना है वो डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस में लगाना है, वाई एक्सिस में लगाना है, या जेड एक्सिस में लगाना है, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कहलाएगा। तो मतलब वेक्टर बन जाएगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मिला के। हमने कहा कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड नहीं है, टाइम में भी मैग्नीट्यूड नहीं है, तो डिस्टेंस बाई टाइम, न डिस्टेंस में डायरेक्शन है न टाइम में डायरेक्शन है, इसलिए स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन हमने पूछ दिया वेलोसिटी कितना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में अगर टाइम है, डिस्प्लेसमेंट में सॉरी अगर डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होगा। इसका मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा।
तो फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया, कौन कौन सा? स्केलर में और दूसरा वेक्टर में। स्केलर किसको बोलेंगे? जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़े, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। एंड इट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। और वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। ये मेरे पास वायर है ना, और इस वायर को यहां लगा दिए, ऑन भी कर दिए, इसमें करंट होगा, क्या होगा? करंट होगा। मान लो सर्किट कंप्लीट कर देते या यहीं लगा देते, देखो करंट फ्लो कर रहा होगा, इसमें लगा दिए, जल रहा ना, वायर में करंट आना शुरू हो गया, है ना। और ये मान लो ये वाला एक्स एक्सिस है, ऐसे रख दिए, क्या रख दिए? ऐसे रख दिए। मान लो इस वायर में 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। कितना? 5 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया करंट का? मैग्नीट्यूड अमाउंट 5 एम्पियर। तो डायरेक्शन किधर है? अलोंग द एक्स एक्सिस, या नॉर्थ होगा तो नॉर्थ होगा। ये इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है 5 एम्पियर और डायरेक्शन भी है। इसको होना क्या चाहिए? बट ये वेक्टर नहीं है, बट ये वेक्टर नहीं है। मान लो इस वायर को हमने मोड़ दिया ऐसे, करंट का डायरेक्शन किधर हो गया? यहां तक ऐसे आया, फिर इधर मुड़ गया। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आखिर क्या चीज कमी रह गई कि ये स्केलर में चला गया, वेक्टर नहीं बना? इट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ऐसे क्वांटिटी को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? स्केलर कैटेगरी में रखते हैं। बड़ा अच्छा एक्सेप्शन है ये, याद रखिएगा। करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, देयरफॉर इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है हम थोड़ी देर में देखेंगे। लिखिए आप, हेडिंग दीजिए स्केलर एंड वेक्टर, उसके नीचे एक नया हेडिंग दीजिए स्केलर क्वांटिटीज। उसके नीचे हेडिंग दीजिए स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटीज। A physical quantity which can be described, a physical quantity which can be described, DESCRIBED, described completely by its magnitude only, a physical quantity which can be described completely by its magnitude only and does not require a direction, is known as a scalar quantity, is known as a scalar quantity, is known as a scalar quantity। नीचे में एरो देके फिर लिखिएगा नए लाइन में, it do not obeys vector law of addition, it do not obeys vector law of addition, it obeys
ऑर्डिनरी algebraic rules. It obeys ordinary algebraic rules. जोड़ घटाव का जो रूल होता है उसी रूल को ये फॉलो करता है. We are talking about a scalar quantity. The most important is examples. बोलिए. Mass, distance, speed, temperature, time, current, work, energy, electric potential, volume, density, etc. Mass, distance, speed, temperature, time, current, work, energy, electric potential, volume, density. नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटीज. लिखिएगा a physical quantity which requires magnitude and a particular direction when it is expressed, and also it obeys vector algebra, and also it obeys क्या लिखो, a physical quantity which required magnitude and a particular direction when it is expressed and also obeys vector law of addition ब्रैकेट में वेक्टर अलजेब्रा ब्रैकेट बंद is known as vector quantity. They are known as vector quantities. एग्जाम्पल लिखिए वेक्टर का. वेक्टर का एग्जाम्पल लिखिए. वेक्टर का एग्जाम्पल लिखिए. डिस्प्लेसमेंट शुरू में याद करना पड़ता है. डिस्प्लेसमेंट
बाद में आदत हो जाएगी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, etc. क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, किसी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है इसका हेड, और ये वाला कहलाता है टेल। मान लीजिए ये वेक्टर पी क्यू खींच दिया हमने, पी पॉइंट है और ये वाला क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट पे एरो बना दिया जो हेड बता रहा है, और क्यू क्या है? टेल है। हेड से टेल के बीच का जो डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा रहेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। आप इसको समझ जाइएगा थोड़ी देर में। P से Q एक वेक्टर लाइन ड्रॉ किया हमने, उस वेक्टर का नाम रखा A। क्या नाम रखा? A। तो A एक वेक्टर ही है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके ऊपर में एक एरो लगा देते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर में अगर एक एरो डाल दीजिए तो ये यह बताता है कि वह फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर है। तो यहां जो आप लिखोगे, ये जो वेक्टर A है वो P और Q ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P और Q वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? वेक्टर। हमने क्या बोला, ध्यान से समझिए, बहुत आसान चीज है कि डिस्प्लेसमेंट को भी हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को भी x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एक साइड अगर एक तरफ हम बात करते हैं डिस्टेंस का, इसको भी हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, इसको भी हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कब कौन से x को क्या समझे? तो अगर डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, तो उसके ऊपर एक एरो बना देंगे। अगर एरो बन गया तो समझ जाइए ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेक्टर को रिप्रेजेंट ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्केलर, या इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। छोड़ दिए उसके बाद में। ये बताओ, एक v है और दूसरा v के ऊपर एरो है, ये वाला स्केलर होगा, और ये स्केलर है, इसका मतलब ये स्पीड है।
और ये इसके ऊपर एरो डाला हुआ, क्या होगा ये? वेक्टर है, मतलब ये क्या है? वेलोसिटी है। अब बता मुझे, फोर्स के ऊपर एरो डालें कि नहीं डालें? डालें कि नहीं? डाला जाए या नहीं डाला जाए? फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स के ऊपर डाल लेते हैं क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। लीनियर मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी पे डालें कि नहीं डालें? डालें, क्योंकि ये कहां आ रहा है? वेक्टर के कैटेगरी में आ रहा है। अब हमने यहां पे एक चीज बात लिखी है, इसको समझने का कोशिश कीजिए कि हेड और टेल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उस फोर्स, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम मॉड लगा दें, अगर हम किसी वेक्टर में दो पैरेलल लाइन इस तरह से खींच लिए, तो उसको बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या पढ़ते हैं इसको? क्या पढ़ेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, ये हम जो वेक्टर ए लिखे हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसके जगह पे हम सीधे लिख सकते थे ए के ऊपर एरो। ए के ऊपर एरो, इसको पढ़ेंगे क्या? ए के ऊपर एरो रहेगा वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और हमने कहा द डिस्टेंस बिटवीन हेड एंड टेल is proportional to the magnitude of vector, है ना? इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए हमने दो लाइन खींच दिया, ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है। देखिए इस एरो के ऊपर भी हमें एक एरो दिखा रहा है, फोर्स के ऊपर। ये बता रहा है कि ये F1 एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या बता रहा है? F2 एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें कौन सा ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स है, छोटा वाला या बड़ा वाला? इसका मतलब इससे ये समझना है कि F2 का जो मैग्नीट्यूड, लंबा है ज्यादा, ये छोटा है, F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो F1 से ज्यादा है। हो सकता है ये 10 न्यूटन हो और ये हो सकता है 5 न्यूटन हो। यस और नो? मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब क्या? अमाउंट। तो जितना बड़ा एरो रहेगा, इसका मतलब उतना बड़ा उसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर फोर्स है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। इतनी चीज को नोट कीजिए। पहले क्या नोट करेंगे? ब्लैक वाला ना, पहले ब्लैक वाला, फिर उसके बाद ब्लू वाला, और लास्ट में रेड वाला। ब्लैक, ब्लू, रेड।
क्या इसमें मैग्नीट्यूड है? दिस वन इज व्हाट? मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? एरो दिए है तो डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। किधर? टुवर्ड्स। किधर की तरफ लगा रहे हैं फोर्स? अपने से कोई भी मान लो, कोई भी डायरेक्शन, मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, देना पड़ेगा। या कह देंगे एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस, एलोंग जेड एक्सिस, मतलब हमें देना पड़ेगा किस डायरेक्शन में। ये जो है एफ के ऊपर एरो और ये हम मॉड लगा दें, तब इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर वेक्टर एफ के ऊपर दो को पैरेलल लाइन खींच दिए साइड से, तो ये क्या कहलाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर एफ, या कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये क्या है? सही है। और मॉड को जैसे आप वेक्टर एफ लिखे और उसमें आपने ये लगा दिया मैग्नीट्यूड, इसको सिंपली आप एफ भी लिख सकते हो। अगर आप मैग्नीट्यूड ही दिखाना चाहते हो तो आप इसको हटा दीजिए, तो ये कंप्लीट मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन हो गया। और सिर्फ इसको हटा दीजिए, सिर्फ एफ बचा, एरो नहीं डाले, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना। लेकिन अगर एरो डाल दिए तो डायरेक्शन दिखाना हो। आगे बढ़ेंगे हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहलाता है, जिसमें हम तीन तरह का डायरेक्शन लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हम आगे पढ़ेंगे, वो सब टेंशन नहीं लेना। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, वाई एक्सिस को, और ये वाला जेड एक्सिस, है ना। तीन एक्सिस बनाया था हमने, ये तीन एक्सिस है। ये वाले बॉल में हमने छेद